दोस्तों, मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम पढ़ेंगे अपना ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। देखो, इसमें मैं आपको जो मार्क करवाऊंगा और समझाऊंगा वो वाले पॉइंट्स है जो आपको स्टडी माइंड से समझने हैं। बाकी इन्होंने कुछ चीज़ें प्रोनाउंसमेंट्स में से पूछ रखी है, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ऐसे 620 हमारा पूरा स्टडी माइंड से नहीं है, ये प्रोनाउंसमेंट्स में भी है। इससे पहले हमने 610 किया था, वो भी प्रोनाउंसमेंट्स में से था। तो ICAI के ऐसे ऐसे ही होते हैं, हम इसमें शॉर्टकट नहीं डाल सकते। तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो, पहले क्या बोल रहा है ये, ऐसे 620। तो ऐसे 620 ऑडिटर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है जहाँ पर वो काम यूज़ कर रहा है अपने खुद के एक्सपर्ट का। ठीक है, और वो एक्सपर्ट अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है। देखो, इतना तो माना जाता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, आपको ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की तो नॉलेज है। उसके अलावा अगर आप कोई और सर्विसेज लेते हो तो उसकी आपको एक्सपर्टीज़ नहीं होगी और आप किसी और एक्सपर्ट को बुला रहे हो और उसके काम को जो यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस ऐसे में बताई गई है। ठीक है, ताकि वो आपके को असिस्ट कर पाए, आपको हेल्प कर पाए इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो आपको जो अपनी ऑडिट के लिए ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं उसमें वो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर ऑडिटर एक्सपर्ट की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। देखो, ऑडिटर एक्सपर्ट में क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, आपको अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज ही देगा और इसको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये बोल रहा है कि या तो ये इंटरनल एक्सपर्ट हो सकता है या एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो सकता है। इंटरनल एक्सपर्ट है कि मतलब मैंने अपनी कंपनी में एक बंदा रख रखा है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल में फिर डिफरेंस क्या है। देखो, एक्सटर्नल आपके SQC को फॉलो नहीं करेगा, आपकी खुद की जो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे उसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जो इंटरनल होगा ना वो आपके फर्म की SQC को फॉलो करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है, ऐसे ही सेम मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है, इसकी कोई यूज़ नहीं है पढ़ने का, लेकिन पढ़ लो। मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट अपॉइंट करता है अपनी एंटिटी के लिए ताकि वो असिस्ट कर पाए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आंसर में यूज़ हो रखी है, बार बार यूज़ हो रखी है। तो ऑडिटर है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। अगर मान लो आप एक्सपर्ट का काम लेते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ। आप जब रिपोर्ट देते हो ना तो रिपोर्ट के अंदर आप रेफ़र करते हो कि देखो मैंने इस ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ किया है, तो कल को मान लो कुछ हो गया तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप देखो कि क्या आपका जो एक्सपर्ट है वो नॉलेजेबल है, कम्पिटेंट है कि नहीं है। उसका काम चेक करो, पहले उसने जहाँ काम किया था वो चेक करो। आप ये देखो कि वो बंदा क्या मतलब है कि कैसे काम करता है कि नहीं करता है, आपको कितना उसके काम को यूज़ करना है, वो सब कुछ आप चेक करो। उसमें भैया यूज़र क्यों फंसे, जो आपका अल्टीमेटली यूज़र है, मतलब शेयर होल्डर है, जो आपकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, वो क्यों फंसे भैया। उसको तो चाहिए ना कि आप अपना सही से ओपिनियन देकर आओ। तो आप अपना ओपिनियन दे के आ रहे हो तो आप एक्सपर्ट का नाम लिख कर आ रहे हो, उसका काम लिख कर आ रहे हो, तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। अभी ये कह रहा है कि इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है, एक तो यूज़ द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो यूज़ द वर्क मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमें डिटरमाइन करना है, मतलब हमें देखना है कि क्या हमें काम को यूज़ करना है ऑडिटर के एक्सपर्ट का, और दूसरा हमें देखना है कि क्या जो हमने काम उसका यूज़ किया है क्या वो एडुकेट है हमारे ऑडिट प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब ये है कि आपके कितने टाइप की रिपोर्ट होती हैं, मतलब आप जो भी एक्सपर्ट से हेल्प ले रहे हो वो एक्सपर्ट मतलब किस किस फील्ड से आप एक्सपर्ट को ले सकते हो। तो एक बार वो पढ़ेंगे कि किस किस फील्ड से एक्सपर्ट आएगा आपको रिपोर्ट देगा। तो कितने टाइप की बोला जाता है कि एक्सपर्ट रिपोर्ट होती हैं। तो देखो क्या क्या होता है। अगर मान लो आपको वैल्यूएशन करवानी है किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गए, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गए, उसकी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन है तो वो आपको करवानी है।
मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, आपको भी नहीं समझ आ रहे हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बट उनकी वैल्यूएशन होनी है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन के लिए हायर कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन के लिए हायर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एक्चुरी कैलकुलेशन ऑफ, किसी एक्चुरी को आप हायर कर सकते हो जहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ हो, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व हो, वहाँ पर आप हायर कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रिटेट करवाना हो या लॉ एंड रेगुलेशन को समझना हो, तो वहाँ पर आप किसी उसको एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। आपको कोई कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लाइंस इशू है, भाई टैक्स के बारे में देखो आइस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छी खासी नॉलेज होती है, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है या फिर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल कोई टैक्स कंप्लाइंस है, मान लो केस लग गया है और आपको नहीं समझ आ रहा है उस केस में क्या करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंस चुके हो, तो आप एडवोकेट की हेल्प लोगे, दैट इज़ ओके। इसके अलावा कोई भी एक्सपर्ट की आप हेल्प लेते हो जो कि अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यहाँ पर सारे ही आ गए। यहाँ पर मान लो आप किसी भी बंदे की कोई भी हेल्प ले रहे हो जो कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के अलावा है, वो भी एक्सपर्ट है, आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पर नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब आप देखोगे कि क्या मेरा नेचर रहने वाला है, क्या मेरा एक्सटेंड रहने वाला है और क्या मेरा टाइमिंग रहने वाला है मेरे ऑडिट प्रोसीजर का जब मैं काम यूज़ कर रहा हूँ अपने एक्सपर्ट का। तो पहले तो मैं देखूँगा कि क्या नेचर ऑफ मैटर है, जो जिससे जो एक्सपर्ट जिस जो वर्क कर रहा है उसमें क्या मतलब मैटर है, क्या वो उसका उसका कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। जिस पे एक्सपर्ट काम कर रहा है उस वर्क पे कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये मैं देखूंगा। इसके अलावा मैं देखूंगा कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इस काम की मेरे खुद के ऑडिट पे, या फिर मैं देखूंगा ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट। भाई इससे पहले अगर मैंने उसके साथ काम किया है या फिर मेरा खुद का मतलब मेरे को पता है कि ये बंदा कैसा काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँगा। और मैं देखूँगा कि हमारे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसीज़ मतलब क्वालिटी कंट्रोल और पॉलिसी एंड प्रोसीजर को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये किस केस में देखूँगा, अगर मैं इंटरनल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, इंटरनल एक्सपर्ट के केस में ये मैं देखूँगा। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं देखूँगा कि मेरा क्या नेचर रहेगा मेरे प्रोसेसेस का, मैं कैसे अपने प्रोसेस खुद के प्रोसेस कैसे करूँगा, उनका क्या टाइमिंग रहेगा और वो उतना उनका क्या एक्सटेंड रहेगा, किस डेप्थ में रहेगा। क्या पता मैंने काफ़ी सारा काम तो एक्सपर्ट को दे दिया तो मेरे को उस डेप्थ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक है, तो वो सब मैं चेक करूँगा। इसके बाद आ जाओ आप सीधा यहाँ पर एग्रीमेंट विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से के बाद मैं सीधा आपको अनाउंसमेंट्स पे ले जाता हूँ, बेटर रहेगा। हम्म 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 हम्म। देखो अब क्या होता है, आप ना एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो किसके साथ, अपने एक्सपर्ट के साथ। देखो इस एग्रीमेंट में क्या क्या मैटर लिखे होते हैं, तो पहला तो लिखा होता है कि भैया आपका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसका, ऑडिटर के एक्सपर्ट का, ठीक है, उसके काम का क्या नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है आपकी ऑडिट पर, तो वो उसकी वजह से ये मैटर्स होते हैं जो उसके साथ आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या मैटर्स होते हैं, उसकी क्या रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और मेरी क्या रिस्पेक्टिव एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगी उसका नेचर, टाइम और एक्सटेंड क्या होने वाला है, कब होने वाली है वो कम्युनिकेशन, किस डेप्थ तक होने वाली है और उसका क्या नेचर रहने वाला है, वो कैसे क्या होने वाली है, ठीक है। और फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमें एक्सपर्ट दे रहा है उसका फॉर्म क्या होने वाला है, वो रिपोर्ट ओरली देगा, डिटेल्ड देगा, समराइज देगा, ब्रीफ देगा, या फिर मुझे क्या नाम है रिटर्न फॉर्म में देगा, तो किस फॉर्म में देगा वो मैं डिस्कस मतलब इसलिए मेरे को एग्रीमेंट करना चाहिए। नीड फॉर द ऑडिटर एक्सपर्ट टू, और क्या होता है कि देखो हम लोग तो एथिकल रिक्वायरमेंट हमारी तो है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलते हैं क्लाइंट के साथ, और लॉ एंड रेगुलेशन में भी लिखा है तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलते हैं, तो क्या हमारा ऑडिटर एक्सपर्ट भी वो करेगा कि नहीं करेगा। इस वजह से हमें इन मैटर्स की वजह से हमें उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि नीड क्या है इसकी, तो नीड में हमें क्या बताना है, तो देखो नीड ये है कि एक तो है ना हमारे जो
एक्सपर्ट है उसके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन चली जाती है हमारे क्लाइंट की, ठीक है। इसके अलावा हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस सकते हैं अपने और एक्सपर्ट के। मल्टी जुरिडिक्शनल लीगल एंड रिक्वायरमेंट अगर अप्लाई होता है तो उसकी वजह से मतलब हमारे बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि देखो मल्टी जुरिडिक्शनल लीगल रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरी ऑडिट जो कंपनी है जिसमें मैं ऑडिट करता हूँ उसकी ब्रांचेस है ना दूसरे देश में भी हैं। अब दूसरे देश में मान लो जैसे अमेरिका में ब्रांच है, उसका मेरे को कहीं वैल्यूएशन करवाना है किसी प्रॉपर्टी का, तो वहाँ के एक्सपर्ट से उस उधर के प्रॉपर्टी डीलर को हायर करूँगा, मैं उधर के एक्सपर्ट को हायर करूँगा। लेकिन उनके लीगल एंड रेगुलेशन और मेरे लीगल एंड रेगुलेशन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसलिए हम एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट क्या सर्विसेज देती है, उनकी गवर्नमेंट कितनी इन्फॉर्मेशन उनको देती है, हमारी गवर्नमेंट कितनी इन्फॉर्मेशन देती है, दोनों वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी मतलब जैसे हमारे यहाँ पर सेबी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अब उनके एक्सपर्ट को अगर मैंने शेयर मार्केट में हायर किया है तो उनको कितनी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ हम उसमें कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट में ये सब इनकी वजह से हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो मेरे को लगता है कि उसकी जो भी कैलकुलेशन है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, जैसे डेरिवेटिव कैलकुलेशन है, ये किसी क्वेश्चन में आया भी हुआ है, तो ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये 5th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर मेरा उसके साथ पहले कोई संबंध नहीं था तो उस केस में भी मैं मतलब ये एग्रीमेंट करूँगा। और द ग्रेटर द एक्सटेंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट, और उसका क्या, उसके काम की क्या सिग्निफिकेंस है मेरे ऑडिट पर, तो इस वजह से मैं उसके साथ ये रीजंस हैं, इनकी वजह से मैं उसके साथ एग्रीमेंट करते हुए चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और है वो कर लेना। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन जो होंगे केस स्टडी वाले होंगे तो वो आपको देखने होंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले टॉपिक पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब आपको है ना एडिक्वेसी चेक करनी है ऑडिटर के एक्सपर्ट के वर्क की। तो आप एडिक्वेसी कैसे चेक करोगे, कैसे देखोगे कि उसका काम ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम ना इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे उसके साथ, रिव्यू कर लेंगे उसके काम को, कोरोबेटिव प्रोसीजर करेंगे, मतलब जो काम पहले से हो रखा है उसको देखेंगे, उसके काम को ऑब्जर्व करेंगे। हम उसके पहले से पब्लिश किए हुए डेटा को चेक करेंगे कि वो कैसे डेटा पब्लिश करता है, क्या करता है, ठीक है। स्टैटिकल रिपोर्ट देख रेप्यूटेड ऑथोरिटेटिव सोर्सेज से उसकी मतलब ये निकाल लेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, या स्टैटिकल रिपोर्ट देख लेंगे उसकी, ठीक है। इसके अलावा उसके मैटर्स अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं तो थर्ड पार्टी से बात कर लेंगे कि ये बंदा सही से काम करता है कि नहीं, इससे ताकि हमारी कंपनी में भी पता चल पाए कि हमने जो काम दिया है कि वो एडुकेट है कि नहीं। हमें थर्ड पार्टी बता रही है कि यार इसको तो हम हमेशा काम देते हैं ना, गलत ही करता है, तो मेरे को तो एक डाउट क्रिएट हो जाएगा ना, इसने हमारी कंपनी में भी गलत ही काम किया होगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे, या फिर हम रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन करेंगे। ये दोनों पॉइंट आप इंटरकनेक्टेड है कि या तो हम रीपरफॉर्म करेंगे उसकी पूरी कैलकुलेशन, या फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, हम देखेंगे कि मटेरियल एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किसी अनदर एक्सपर्ट से, हम किसी और अनदर एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेंगे कि भैया देख ले यार इसका काम सही है कि नहीं है। और डिस्कसिंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट, उसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि मैनेजमेंट भी बता सके कि भाई नहीं तुम्हारे इसने सही काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक बता सकते हैं, क्योंकि काम तो है तो उन्हीं का ही ना, रॉ मटेरियल तो उन्हीं का ही है, मतलब डेटा तो उन्हीं का ही है। तो उस ब्याह पे हम देख लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप देखोगे कि एडुकेट है कि नहीं है काम। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि MTP अप्रैल 2023 में आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे, तो और अभी तक देखो पेपर में नहीं आया और पेपर में आ सकता है, और बहुत अतरंगी क्वेश्चन है उसमें। मैं बताता हूँ ऐसे 500, ऐसे 299 और ऐसे 620 आपको मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप देख लेना। उसमें क्या हुआ है कि मान लो 3 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, ठीक है। तीनों ने अपने अलग अलग एक्सपर्ट को हायर किया एक्चुअली कैलकुलेशन के लिए, तो ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कर रहे थे वो। तो मान लो जे के ऑडिटर ने कहा कि ए आंसर है, इसके आई के एक्सपर्ट ने कहा ए आंसर है, और एन ने बोला कि बी आंसर है। तो आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपको बताना है कि एज़ पर ऐसे 620 कि हम मतलब अपने एक्सपर्ट का काम देखेंगे, एडुकेसी चेक करेंगे, ये सब बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि एज़ पर 299 अगर ये बंदा अलग
अलग बोल रहा है तो ये अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे देगा, ठीक है, सेपरेट रिपोर्ट दे दे इशू कर देगा। तो ये हमें बता के आना है। इसके ये हमने 299 में पढ़ा भी था कि अगर कोई मान लो जॉइंट ऑडिटर कुछ और बोल रहा है तो वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे देगा। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि जो आई की रिपोर्ट है ना बाद में फॉल्टी निकली, अब फॉल्टी निकली तो क्या होगा, जे और आई दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये बच जाएगा क्योंकि इसने तो सेपरेट रिपोर्ट दी थी। तो ये आ जाएगा आपके ऐसे 299 में। और ऑडिट एविडेंस का इसमें जो पॉइंट आता है वो आपको ये बताता है कि हम देखेंगे कि जब हम एडिक्वेसी चेक करेंगे अपने एक्सपर्ट की तो हम देखेंगे कि उसका जो काम है ना वो हमारे अदर ऑडिट एविडेंसेस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एज़ पर ऐसे 500 आ जाएगा क्योंकि 500 ऐसे ऑडिट एविडेंस का ही होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, तो आप ये कवर कर लेना, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ मिलेगा और उस पूरे क्वेश्चन का सार भी बता दिया। तो ये आप एक बार देख लेना, पढ़ के ज़रूर जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, छोड़ के मत जाना। अब इसके बाद आ जाओ, हाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, when work of auditor expert is not adequate for the auditor purpose। अगर मान लो उसका काम एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। अब देखो इस केस को ना मैं ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आपको पता है, आपको अगर मान लो कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, सब्सटैंटिव एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, आप चेक करते हो पहले तो कि ये परवेसिव है कि नहीं, ठीक है। परवेसिव अगर मान लो है तो आप डिस्क्लेमर देकर आते हो अपनी रिपोर्ट में, और अगर ये परवेसिव नहीं है तो आप क्वालिफाई करके आते हो अपनी रिपोर्ट को, यही करते हो। और ये जो डिस्क्लेमर और ये क्वालिफाई है ये कहाँ है, ये ऐसे 705 के अंदर है, मतलब मॉडिफिकेशन, आप मॉडिफाई कर रहे हो अपनी रिपोर्ट को, मॉडिफाई रिपोर्ट, यही कर रहे हो आप, ठीक है। ये कब करते हो ये सब कुछ आप, जब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, आप मान लो जब आप ऑडिट कर रहे हो, आपने एक्सपर्ट को काम दिया, तो आप अगर मान लो एक्सपर्ट के काम से खुश नहीं हो, आपने कहा ये काम है ना, एक्सपर्ट का काम नॉट एडिक्वेट है, तो आप देखते हो कि क्या इस पर अब आप है ना इस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। क्या प्रोसीजर लगाओगे, पहले तो आप है ना इसी के साथ मिलकर, मतलब एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप और एक्सपर्ट मिलकर फर्दर काम करेंगे, फर्दर काम करोगे। अगर इस फर्दर काम से वो नहीं मिलता है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो हम अदर एक्सपर्ट से बात करेंगे, ठीक है। और अदर एक्सपर्ट से भी हमें लगता है कि नहीं होगा काम, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर ही आपका फेल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर बोलोगे कि हमें सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, और आप वहाँ पर फिर मॉडिफाई करके आ जाओगे रिपोर्ट को। समझ आया आपका प्रोसेस चलता कैसे, ध्यान से सुनो। मैं अपने एक्सपर्ट को बोला, एक्सपर्ट ने काम दिया, या तो मैं एक्सेप्ट करूँगा या नहीं करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा उसके काम को एक्सेप्ट, तो मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूँगा, वहाँ पर मैं उसके साथ मिलकर फर्दर वर्क करूँगा। अगर मान लो उससे भी काम नहीं बन रहा तो हम अदर एक्सपर्ट से बात करेंगे। अगर मुझे लगता है यहाँ से भी काम नहीं बनेगा तो इसका मतलब मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है, फिर मैं वहाँ पर सब्सटैंटिव मैं बोलूँगा कि मेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और मैं अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके आऊँगा, ठीक है। इतना सिंपल था। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पढ़ने के लिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिया नहीं हुआ, बट आपको इसके लिए एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। आपको ये मिल जाएगा, ये है मई 23 में आया था ये क्वेश्चन, मई 23 में, ठीक है। और अगर आपको मई 23 में नहीं मिले तो आपको MTP अप्रैल 19 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखो देख रहे हो आप, अप्रैल MTP में पूछा है इसको, उसके बाद 4 साल बाद इन्होंने पेपर में दे दिया। मतलब MTP में कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो आ जाता है पेपर में। और बच्चे सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, MTP पढ़ते ही नहीं है। MTP ना करके वो अदर टीचर के ये आजकल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ खरीद रहे होते हैं, और अदर टीचर्स क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चन खुद से बना रहे होते हैं, और फिर बच्चा जब पेपर में आता है तो बस। तो MTP करना इतना ज़रूरी है, देख लिया आपने अपनी गलतियों का नतीजा। मजाक करो। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर कवर हो चुका है, इसके अलावा इस ऐसे में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 2 जो है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ही सारे पॉइंट्स थे ये वाले, कि क्या क्या मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होती हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट आप ले सकते हो, ठीक है। ये हम पढ़ लेंगे, और ये एक बार पढ़ लेना,
ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि मतलब देखो आप पहले तो इवेल्यूएट करोगे एडुकेसी उसका काम को एडुकेट है कि नहीं, ऑडिटर एक्सपर्ट का काम जो है। इसके अलावा आप देखोगे कि उसकी जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग है और कंक्लूजन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं अपने आपके अदर ऑडिट एविडेंसेस के साथ। यहाँ पर आप कोट कर सकते हो ऐसे 500, ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ पर ऐसे कॉमा करके ऐसे 500 कोट कर सकते हो। अच्छा लगता है भाई एग्जामिनर को, अच्छी मार्क्स देगा, क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस में इन्होंने कर रखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ कर दिया। यहाँ नहीं कर रखा था, कर दिया मैंने। तो फिर क्या है, आप देखोगे कि एक्सपर्ट के वर्क में अगर मान लो एजम्पशन एंड मेथड यूज़ हैं तो आप उसके रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस देखोगे। इसके बाद ये कह रहा है कि आपका अगर मान लो एक्सपर्ट के वर्क में सोर्स डेटा इन्वॉल्व है, जैसे मान लो मैंने किसी उसको बोला, प्रॉपर्टी डीलर को बोला कि मुझे 2001 की वैल्यू पता करके दे इस प्रॉपर्टी की। तो मैंने कहा सोर्स डेटा क्या है, तो उसने दिखाया कि मैं ये तहसीलदार से ये लेकर आया था, तो उसने मुझे सोर्स डेटा दिखाया। तो मैं उसके सोर्स के डेटा की रेलिवेंस चेक करूँगा, कंप्लीटनेस चेक करूँगा, एक्यूरेसी चेक करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपको लगता है कि उसका काम एडुकेट नहीं है तो आप क्या करोगे, उसके साथ मिलकर फर्दर वर्क करोगे, ठीक है। और अप्रोप्रिएट मतलब वो देखोगे सब, मतलब और जो आपको सही लगता है वो करोगे। बस इतना ही इस आंसर में दिया हुआ था। तो ये पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।